नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत का सवाल। सियासी पार्टियों का इन दिनों जेनजी यानी युवा पीढ़ी पर फोकस बढ़ गया है। अब युवाओं का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मैदान में सक्रिय हो गई हैं। एक ओर कांग्रेस करीब 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाने जा रही है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार छात्रों और युवाओं से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान शुरू करने जा रही है। यानी आने वाले चुनाव में जेनजी पर ही दांव खेला जा रहा है। देश की सियासत इन दिनों जेनजी यानी युवा पीढ़ी पर फोकस है। दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों तक पेपर लीक और रोजगार के मुद्दों पर जिस तरह युवाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, सरकार पर दबाव बनाने और मांगे मनवाने में कामयाब रहे, उसने एक नया सियासी माहौल तैयार कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए अब युवाओं को खास तौर पर जेनजी का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां फुल एक्टिव हैं, क्योंकि छात्र आंदोलनों के बाद देश में जेनजी एक प्रभावकारी वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों ने युवाओं को साधने की विस्तृत रूपरेखा तैयार की। मोदी सरकार ने जेनजी से सीधा जुड़ाव बनाने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार किया। इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री देश की किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ आमने सामने संवाद करेंगे। इस दौरान शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री छात्रों की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे। बात ये नहीं जेनजी यानी कि युवा सरकार के पक्ष या विरोध में है। इन युवाओं का मूड बहुत तेजी से बदलता है, जो सोशल मीडिया पर जाकर आंदोलन का रूप भी कर लेता है। इसलिए बीजेपी हो, सरकार हो या फिर आरएसएस हो, अब इन युवाओं तक किसी न किसी तरह से इनका मूड जानने, इनके मुद्दे जानने और इन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जेनजी यानी युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने का प्लान बनाया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी ने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए देश भर में करीब 800 छोटे बड़े शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राहुल गांधी खुद कई शहरों का दौरा करेंगे। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, बढ़ती फीस और बेरोजगारी जैसे विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम करेगी। इसे सिर्फ तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया न मानकर भविष्य के मतदाता वर्ग तक पहुंच बनाने की एक लॉन्ग टर्म रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। देश की विशाल युवा आबादी में फर्स्ट टाइम वोटर अक्सर किसी भी चुनाव के नतीजे में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब सिर्फ शैक्षणिक संस्थान न रहकर जनमत की नर्सरी बन रहे हैं। तो वहीं जेनजी के रुख ने सियासी पार्टियों को साफ संदेश दिया कि सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जो भी पार्टी युवाओं की शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था की मांग का समाधान पेश करेगी, उसी को स्वीकार्यता मिलेगी। ऐसे में बड़ा सवाल, जेनजी का कौन जीतेगा भरोसा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब सभी दल जेनजी को मनाने के लिए, लुभाने के लिए अब अपनी अपनी कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पूरा एक खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ मोहिंद्र प्रकाश, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। मोहिंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूँ, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। छात्रों की गूंज, क्योंकि राहुल गांधी अलग अलग जगह जाके इस तरह के आयोजन में हिस्सा लेंगे, वहाँ जाके छात्रों की बात सुनेंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, जो कि हमने प्रयागराज में भी देखा। तो अब मुझे लगता है सभी दलों का फोकस क्या सिर्फ जेनजी पर ही है? जी नमस्कार मैडम। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, हम कभी अपने मिशन से भटके नहीं। कांग्रेस का एक जो शुरू से विचार रहा है कि गरीब आदमी की रोटी को मत छोड़ो, उसको दाल रोटी आराम से मिलती रहे, उसके बच्चों को पढ़ाई की जरूरत हो, पढ़ाई सस्ती मिलती रहे, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन और कॉलेज तक उनको सस्ते मिलते रहे, साथ ही साथ उनको नौकरी मिल जाए, ये सब कार्यक्रम। और एक जब कभी अस्पताल की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल मिलने चाहिए। पिछले 12 साल में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हुआ है युवा वर्ग का। पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है। एक मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चाहे तो उसके माँ बाप के साधन नहीं है आज।
आप 2-2 लाख 5-5 लाख की फीस दे करके फिर हर महीने 20-30 हजार रुपए की फीस देकर ट्यूशन फीस, कपड़े, बस, न जाने क्या क्या खर्चे हैं, उनको लगाने के बाद आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, तो मिडिल क्लास तो आउट हो गया। सरकारी स्कूलों का हाल इतना बुरा है कि आप पूछिए, सरकारी स्कूल तो है ही नहीं, सेंट्रल स्कूल में एक रिजर्वेशन है। तो एक तो ये बीमारी हो गई। दूसरा, अस्पताल की अगर गलती से आपको जरूरत पड़ जाए तो सरकारी अस्पताल में तो आप देखिए कि आप सुबह लगेंगे तो रात को नंबर आएगा ओपीडी में। एडमिशन के लिए आप बाहर इमरजेंसी में बैठ जाइए, जाकर बाहर ही इलाज हो जाएगा, आपको बेड नहीं मिलता। प्राइवेट अस्पताल में गलती से इंश्योरेंस अगर आपने करा रखी है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी है कि एक दफा हॉस्पिटल में आपका पता लग जाए कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका 10-15 लाख का इंश्योरेंस है, आपको आईसीयू में ले जाने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आईसीयू में 1-1.5 लाख रुपया पर डे मिलता है। तो वो सोचते हैं कि इनको ही लपेट दिया जाए जितना इंश्योरेंस कंपनी का है। ये जो वो गठबंधन बन गया है इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल और ना जाने क्या क्या, उसके साथ आप ये सोचिए कि मिडिल क्लास का आदमी एक चक्की के पार्ट में पिस गया, ना वो अस्पताल जा सकता, ना वो बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता, और नौकरी तो कहीं है बिल्कुल, ही ये नहीं। बहुत बड़ी समस्या है। खैर, हम शिक्षा पे अभी फोकस करते हैं। जो आपने अस्पतालों की बात कही, जो आपने सर जो आपने अस्पतालों की बात कही, वो भी ठीक है। नहीं, लास्ट बात बोल दूं, अगर महिलाओं को जो बीजेपी ने फार्मूला लगाया था कि महिलाओं को 2,500 रुपए दे दो, 2,000 रुपए दे दो, वो फार्मूला चलेगा नहीं। जब बच्चा बेकार बैठा है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, आप अस्पताल के लिए कहीं जा नहीं पा रहे, उन 2-2.5 हजार से क्या होगा? अभी यूपी में इन्होंने कहा 50,000 रुपए ये एक अलग विषय हो गया मोहिंदर जी। ये लुभावने बातें हर पार्टी करती है, आपकी पार्टी भी करती है। ये चाहे मैं पंजाब की बात कर लूँ, हिमाचल की बात कर लूँ, पंजाब की छोड़िए, वहाँ पर भी, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भी कई जगह ये लुभावने बातें तो हर सरकार करती है, उसके बाद भूल जाती है। लेकिन जो आज का मुद्दा है, ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है कि शिक्षा की क्या स्थिति बन चुकी है, और कोई उस पर सोचने को ध्यान नहीं दे रहा। कोई नहीं सोच रहा कि इस बारे में सोचे ताकि शिक्षा की जो महंगाई है, शिक्षा की महंगाई, वो कम हो सके। हमारे साथ डॉक्टर संध्या सिंह जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद हैं, सोशल थिंकर हैं। डॉक्टर संध्या, अब जो जेनजीज को लुभाने की कवायद शुरू हो चुकी है सभी पार्टीज में, एक तरफ छात्रों की गूंज जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ अब भाई बीजेपी भी अब पर डे एक यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अपने जो केंद्रीय मंत्री उनको भेजेंगी ताकि जो छात्र हैं उनसे 1-to-1 हो पाए। आपको नमस्कार, एवं मेरे को पैनलिस्ट को भी। जो हमारे को जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखिए कि हम सब ने शिक्षा ग्रहण की है, हम सभी ने स्कूल तो गए ही हैं, बेशक कॉलेज बीए करके छोड़ दिया हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो। तो मुझे बड़ी अजीब सी ये बात लग रही है कि मंत्री अगर एक दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ये एक संकेतात्मक चीज़ है, कि वो एक संकेत है समाज के लिए कि देखिए अभी हम सजग हो गए, परंतु इससे कोई हमारे निवारण नहीं निकलेगा। क्योंकि जो पॉलिसी है, आप जाएंगे, आपको भी मालूम है, आपने भी वो दौर देखे हैं जहाँ हम जेनजी की बात कर रहे हैं, हम सब भी आज की तारीख में जेनजी ही हैं। अगर हम अपनी युग की बात करेंगे 10 ईयर्स में, तो 4 पीढ़ी को निकाल लीजिए, हर पीढ़ी पर ये समस्या थी। परंतु जो ध्यान देने वाली बात रही वो ये रही थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल किसी ने नहीं की, क्योंकि अगर वो बिल लेके आएंगे तो पूरा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा, या अपने रिसोर्सेज एलोकेशन प्रॉपरली करने चाहिए थी। यानी कि एक प्लानिंग नहीं थी आपके पास शुरू से। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये किसी के पक्ष में नहीं है बात, ना विपक्ष में है। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो न्यूज़ है, या सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो है, कि आज तो आपके जेनजीज इस प्रकार से उठ खड़े हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इधर सरकार को भी ये कहना चाहूँगी कि मंत्री को तो आप भेजिए, परंतु एक आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए कि उन्होंने किन बच्चों से इंटरेक्शन किया, क्या उनकी समस्या थी, उसके लिए एक नेशनल बोर्ड कमीशन बनाना चाहिए, जहाँ पर कि जो बच्चों की डे टू डे अगर वो जा रहे हैं तो उनकी भी रिपोर्टिंग हो कि उन्होंने क्या समस्या पिक करी वहाँ से, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ थी,
और उसका रेजोल्यूशन क्या दिया, और वो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ये जब ऑडिट अगर हम करेंगे प्रॉपरली समाज के लिए, तो हो सकता है कि जो स्पीड हम 30-40 वर्षों में खो चुके थे, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका था 70s में, अगर आप ध्यान देंगे तो 70 में जो अभी केवी की बात आ रही है, केवी भी 70s में कोई ज़्यादा मशहूर नहीं थे। उस समय ICSE पैटर्न चल रहा था पूरे समाज में। उसके बाद केवी केवल केंद्रीय जो कर्मचारी थे उनके बच्चों के लिए बना। तो इस तरीके से क्योंकि वहाँ पर फोकस किया गया, तो वो आज जो हम देख रहे हैं वो 30 इयर्स की एक पूरी प्लान्ड स्ट्रेटेजी में लेकिन है। अब तो जो ये वन भी डे बहुत वन कम है। यूनिवर्सिटी जिसकी बात अब सरकार कर रही है, यानी कि बीजेपी कर रही है, क्या इससे फायदा होगा? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बिना राजनीति की तो बात ही नहीं होगी ना, कोई भी जेंजी को लुभा पाएंगे। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ छात्रों की गूंज, दूसरी तरफ वन डे वन यूनिवर्सिटी, क्या लगता है कौन जल्दी लुभा पाएगा जेंजी को? देखिए श्रद्धा जी, अगर पहला रिकॉर्ड है इसके पहले का भी देखें तो अगर पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में तो 46% जो है देश के युवा व एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और देश की जो जो 40 करोड़ की आबादी है युवाओं की, वो इस देश के भविष्य है और इस देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। और हमारा देश जो है वो सबसे युवा राष्ट्र है पूरे विश्व में। 40 करोड़ की आबादी, निश्चित रूप से उनको हमारे विचार क्या है, उनके विचार क्या है, अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो हम उनको कैसे अच्छे से समझ पाएंगे कि हम किस तरह से सक्षम और एक काबिल नेता बनाएं। और इसके लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण जो है कार्य हम लोग कर भी रहे हैं और छात्रों से इंटरेक्शन का भी काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का एक दौर जारी है। अभी तक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो अभी तक के सबसे युवा, जो 45 वर्ष के हैं मात्र, और अभी तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हुए हैं। और वहीं पे अगर कह लूं मैं, उनका पहला जो कार्यकारिणी जो बना, जिसमें 65 लोग हैं टोटल, और 65 लोगों में 51 लोग युवा चेहरों को हमने शामिल किया है। यानी कि हम युवा चेहरों को जो तरहीज दे रहे हैं। और जो तो ये वाकई में युवाओं पर फोकस, या अब तक जो डैमेज कंट्रोल हुआ है जंतर मंतर में जो देखने को मिला कि एक युवा कहीं ना कहीं पहले खफा ही थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और फिर जैसे तैसे वो इस्तीफा भी हुआ, वो करना पड़ा सरकार को। तो क्या आपको लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल, या वाकई में शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुचारू हो? और सिर्फ क्या हायर स्टडीज ही, या फिर आपको लगता है मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ही, या इनिशियल लेवल पर जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? मतलब बच्चा अगर LKG, नर्सरी, KG में जाता है तो वो लाखों की फीस, और उसके बाद हर महीने की ऐसी फीस जो जिसके लिए मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। देखिए श्रद्धा जी, अभी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम लोग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो युवा हैं जिनकी एक सोच जो डेवलप करने वाले हैं देश के नेताओं के प्रति, देश के भविष्य के प्रति, देश की योजनाओं के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति एक सोच जो है वो बनाने वाले हैं। तो अगर हमारी सोच, जो भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के प्रति सोच है, और उनकी जो सोच है, अगर सोच से सोच अगर हम को आपस में अगर समन्वय बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे हम लोग एक पथ बनाएंगे जिससे कि युवा उस पर काम करके अपने देश को आगे ले जा सके। रही बात, देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले के प्राचीर से इस बात को कहा है कि हम युवाओं को बहुत तरहीज दे रहे हैं और युवा ही हमारे इस देश को AI हब बनाने वाले हैं। हम 1 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो युवा हमारे देश को AI हब बनाने के लिए जो आगे काम आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवाओं के प्रति बहुत फोकस्ड है, और वह चाहती है कि युवा सिर्फ आंदोलन के लिए ना बने हो, युवा एक सक्षम जो है प्रशासक भी बने, युवा जो है एक सक्षम नेता भी बने, जिससे कि देश का भविष्य तय हो। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर फोकस युवाओं पर है इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी का जेंजी पर है। मोहिंदर जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है छात्रों की गूंज वर्सेस वन डे वन यूनिवर्सिटी ये चल रहा है, लेकिन सिर्फ जेंजी को ही लुभाया जाएगा, या मैं अगर सिर्फ अभी कांग्रेस की बात करूं, हालांकि मेरा सवाल बीजेपी से भी रहेगा, और भी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, मिलेनियल्स भी हैं, उनसे
ऊपर भी लोग हैं, दूसरी जनरेशन्स भी हैं, उनके लिए भी बात होगी, अल्फ़ा के लिए बात होगी क्योंकि वो तो अभी, बीटा के लिए बात होगी क्योंकि वो कुछ सालों में फिर जाएंगे, स्कूल जाएंगे और फिर वो बड़ी बड़ी फीसें, मोटी मोटी फीसेस जो होंगी वो ना देनी पड़े उनके माता पिता को, इसके लिए भी करेंगी पार्टियां कुछ। जी हाँ, देखिए मैं दो बातें एक बैकग्राउंड की बता दूं आपको कांग्रेस की और एक आगे के लिए बता देता हूं। कभी आपको याद होगा बैंक बड़े प्राइवेट हुआ करते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बड़ा साहसिक निर्णय था क्योंकि बैंकों के लोन प्राइवेट सेक्टर में चलते थे, जनरल आदमी को लोन मिलते नहीं थे। इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसी तरह जो स्कूल है, स्कूल कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे कम फीस। आप ग्रेजुएशन करने के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो पसंदीदा है, पढ़ाई का स्तर भी बहुत ऊंचा है और साथ में फीस भी बहुत छोटी है जो कि एक आम आदमी अफोर्ड कर पाता है। मैं इतना जानता हूं कि स्कूल की फीस ज्यादा हुआ करती थी, कॉलेज की फीस बहुत कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितनी भी भारत की यूनिवर्सिटियां हैं उन सबको कांग्रेस ने इस तरीके से बनाया था कि एक आम आदमी जब अपने कॉलेज लेवल पर आता है तो उसको वो आसानी से संभाल सके, मिडिल क्लास का आदमी कर सके। अगर आप कल्पना कीजिए जो बिरला ने बनाए, टाटा ने बनाए स्कूल, वो स्कूल कॉलेजेस की नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, बात आपकी सही है, डीयू की बात तो मैं समझ गई, लेकिन वो डीयू तक पहुंचेगा बच्चा कैसे? अगर वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहे तो वो तो तभी संभव है कि माता पिता इतना पर्याप्त कमाते हो कि भाई उनको फर्क ना पड़े, और अगर नहीं कमाते तो फिर या तो वो सिर्फ बच्चा जो है हसरत ही रह जाए उसकी अच्छे स्कूल जाने की। मेरा कहने का लबोलुआब ये है कि मुझे लगता है कि सिर्फ जेनजी नहीं बल्कि पहली कक्षा से, मतलब जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तब से लेकर उसकी सारी स्टडीज़ पे सरकारों का, चाहे कोई आए कोई जाए, यही फोकस होना चाहिए। डॉक्टर संध्या, क्या लगता नहीं है शिक्षा का व्यापारीकरण तो हो चुका है और सालों से हर कोई इसी को झेल रहा है? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जो व्यापारीकरण है वो हो चुका है और शिक्षा का नेशनलाइज स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। यानी कि देखिए अलग अलग है, कॉन्वेंट्स में अलग है, सरकारी स्कूलों में अलग है, गांव के परिवेश में अलग है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो डिफरेंस है ये हम फिर वुड्स डिस्पैच, मैकावले की एजुकेशन सिस्टम्स, इस पर अगर हम बात करेंगे तो फिर वही है कि आप क्लरिकल लेवल पर गाँव के बच्चों को डालेंगे, और हालांकि गाँव के बच्चे ही सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं जो कि मेहनत भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक तो नेशनलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी बात रही है कि अब जो हम ये जो युग देख रहे हैं जिसमें जनरेशन सारी जनरेशन है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एटसेट्रा विल कम, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी तो कोई बात नहीं है, अभी 1-2 साल के अंदर इस तरीके से सामाजिक चेंज और आने वाले हैं कि आप ये सैलाब को नहीं रोक पाओगे। जितने भी लोग हैं, जिन्होंने आज तक सिंसियरली काम ही नहीं किया एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम में तब्दीलियां लाने के लिए, फीस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट भी है। तो यहाँ पर हमें जो महत्वपूर्ण बात है यह है कि इट इज़ हाई टाइम कि हम आगे आने वाले 2 to 5 years को भी पिक्चर में रखें कि एक्चुअली समाज कैसे चेंज होगा। बिल्कुल, और शिक्षा में जो तब्दीलियां हैं, खास तौर पर रत्नाकर सिंह जी, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर संध्या ने कहा अल्फ़ा बीटा गामा जनरेशन की बात की, मैं तो कहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ा था, वो गया कहाँ, उसका अब हम क्या करें? तो जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना काम आ रहा है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है, इस तरफ लगता है बहुत सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो पढ़ाया जाए जो बाकी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि बड़े होकर प्रैक्टिकली उसे करना होता है जो कि काम आता है उनके। सिर्फ रट्टू तोता बना के बच्चों को, और वो सवाल के जवाब रट के बच्चे वहाँ लिख आएँ और उस बेसिस पे परसेंटेज मिल जाए और उस बेसिस पे बच्चे को आंका जाता है कि फ़लाँ का बच्चा इतना होशियार, फ़लाँ का बच्चा बुद्धू। ये जो स्ट्रक्चर है, लगता नहीं इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है? देखिए श्रद्धा जी, आप जो कंसर्न बता रही हैं या हमारी जो बहन यहाँ पे बैठ करके जो शिक्षाविद हैं वो कह रही हैं, ये सारी चीज़ों को हमने नई शिक्षा नीति जो लेकर आ रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोगों ने लागू भी किया है, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो शिक्षा है वो हमारे वर्क से रिलेटेड हो, और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह जो है कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध भी किया है, जो यहाँ पे बैठकर अभी हंस रहे थे क्योंकि मैं नई शिक्षा नीति की बात कर रहा हूँ। तो इनको उन सब चीज़ों से लेना नहीं है, इनको तो गूंज के माध्यम से
छात्रों को और जनता को बरगलाने का काम करना है। अभी इनकी नीति क्या है, आप जंतर मंतर पे छात्रों के साथ रहते हैं, लेकिन जब रांची की बात आ जाती है छात्रों की तो आप उस पर कुछ जवाब ही नहीं दे पाते, पत्राचार करते हैं, आप खुलकर सामने आ ही नहीं पाते। तो हमने जो किया है वो छात्रों के हित में किया है, हमने जो कानून लाया है वो छात्रों के हित के लिए लाया है। तो छात्र भी ये समझते हैं, चाहे वो जेन जी हो चाहे जेन अल्फा हो, हर छात्र ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित के लिए कंसर्न है। मोहिंद्र प्रकाश जी, कुछ ही सेकंड है मेरे पास, जवाब दे सकते हैं। हर वो संभव कोशिश करेंगे हम भारतीय जनता पार्टी, जिससे कि छात्रों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। भारतीय जनता पार्टी जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ सेकंड है मोहिंद्र प्रकाश जी। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से तमाम योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम छात्रों को और जो है स्किल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ लीजिए इनकी सरकारों में क्या हुआ। ये तो सिर्फ छात्रों के ऊपर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का तो हाल वही है, जो इनका चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है लोगों के सामने, दोहरा चेहरा। शिक्षा नीति पे भी इनका दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। पूछ लीजिए, जवाब दे सकते हैं तो जी। लेकिन ये सोचना होगा कि एक तरफ जेंसी को लुभाने की जो कवायद चल रही है वो तो राजनीति में चलेगी, वो हर वर्ग को लुभाया जाता है, लेकिन ये समझने की बात होगी कि शिक्षा में क्या तब्दीली करनी है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी देश का जो युवा है वो अच्छे से पढ़ेगा और एक बेहतर इंसान बनेगा और देश के लिए भी कुछ करेगा। राजनीति के परे ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को समय देने के लिए। और भारत का सवाल में इतना ही, बाकी खबरों की लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।